दो राजपूत के बीच में दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई, जिसे ने बाद में काफी भयंकर रूप धारण कर लिया था। काफी समय पहले की बात है। ठुंडू बिरादरी। ठाकुर राजपूत सर्दी के मौसम में अपनी भेड़ बकरियां किसी गम इलाके में ले जाते थे। तब लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरियां ही होता था। ठुंडुओं ने धनला नामक स्थान पर डेरे बनाने शुरू किए, क्योंकि वहां पर भेड़ बकरी के लिए भरपूर घास पत्ती थी। डेरे बनाकर वापस अपने घर को आए और रात को सुंदराड़ी गांव में रुक गए। उसमें कुछ कांडी सुंदराड़ी के लोग भी थे, जिनकी भेड़ बकरियां वहां जानी थी। तब सुंदराड़ी के बुजुर्ग सुंदर नाना ने शाम की रोटी का प्रबंध किया और नौजवानों से पूछने लगे कि धनला कैसा है। वहां पर भेड़ बकरियों के लिए भरपूर घास पत्ती तो है। तब नौजवानों ने कहा, जी हां, धनला बहुत अच्छा है और वहां पर घास पत्ती की भरपूर व्यवस्था है। खूब घना सारा जंगल है। फिर ठुंडू अपनी भेड़ बकरियां लेकर धनला चले गए और अपनी भेड़ बकरियां वहां चराने वालों, अब ये बात 3 गांव कमरो शालना मुनाना चौकी ने एक बैठक बुलाई। तब कमरोनू के नंबरदार जगमाल ने कहा, ठुंडुओ की भेड़े धनले में आई है, जो हमारा हंक हुकुक वाला इलाका है, और वह मुफ्त में चरा रहे हैं। इसलिए 2 आदमी धन ले चले जाओ और जंगल चलाने का फर्जाना वसूल कर ले आओ। कमरू के नौजवान सोचकर कहने लगे कि हमें तो धन लेकर रास्ता मालूम नहीं। तब साहिबू नाम के बनाइया ने कहा कि धन लेकर रास्ता मुझे मालूम है, मैं ही चला जाता हूं। तब साहिबू धन ले चला गया और रास्ते में धन लेके लड़के गाय चराते हुए मिले। साहब उन्हें उन चरवाहों से पूछा कि धनला के लिए कौन सा रास्ता जाता है और वहां पर ठुंडुओं का डेरा कहां पर है। तब लड़कों ने कहा, दर के पास एक जांबीर का पेड़ है, वही मंदिर के नीचे ठुंडू का डेरा है। तब साहिबू वहां पर पहुंच गया और दुर्गू नाम का, देवा हौसर नाम का, ठुंडू को राम राम कही। राम राम कहने के बाद ठुंडू ने कहा, कहो मित्र साहिबू, कैसे आना हुआ। तब साहब ने कहा, मुझे आने जाने का किसी का डर नहीं है। धनला मेरा अपना घर है। तुम लोग हमारे चारागाह को मुफ्त में चला रहे हो, इसलिए मैं जंगल चराने का हार जाना वसूल करने आया हूं। तब जीतू नाम का ठुंडू कहने लगा कि जंगल चराने का हर जाना तो है, हमने आंज भोज टोरू भेला के लोगों को दिया है। तब साहिबू जिद करने लगा कि हार जाना तो आप लोगों को मुझे ही देना होगा। तब ठुंडू कहने लगे, मित्र साहिबू जिद मत करो, हर जाना हम एक बार दे चुके हैं, दोबारा नहीं देंगे। तब साहबू अपनी दादागिरी पर उतर आया और भेड़ बकरी के बड़े के बंधन को दराती से काटने लगा और भेड़ बकरी के बच्चों को बड़े से बाहर फेंक दिया। तब दुर्गू और हैसन ने साहिबू को धक्के मारकर वहां से भगा दिया। धक्के खाकर साहब दूर से देखने लगा और मुंह लटकाकर घर को चल दिया। घर जाकर साहिबू गांव वालों से फरियाद करने लगा कि मुझे वहां से धक्के मारकर भगा दिया है और उन्होंने हरजाना देने से भी मना कर दिया है। तब राजमल नाम के नंबरदार ने कहा कि कोई बात नहीं, भेड़ तो घर जाते समय तिलोधार होकर ही आएगी, उसे समय देख लेंगे। जब निचले इलाके में गर्मी का मौसम आने लगा, तब ठुंडू अपनी भेड़ बकरी की गिनती करके घर आने की तैयारी करने लगे। भेड़ बकरियां वहां से चलाने लगे और चलते चलते भेड़ बकरियां तिलोरधार पहुंच गई। दुर्गु देवा अपने भोलेपन में था। तिलोरधार लानी में भेड़ बकरियों के बच्चों के मिमियाने की आवाजें आने लगी। उसे शोर को सुनकर कमरू के नौजवान तिलोरधार आ गए और सब ने मिलकर ठुंडुओं की भेड़ बकरियों को घेर लिया और दुर्गु को धमकाने लगे और उसके साथ धक्का मुक्की करके उसका हथियार डांगरा ले लिया और बड़े बड़े बकरे लूटने लगे। उसमें कुछ बकरे विजट महाराज के भी लूट कर ले गए। गांव ले जाकर उन्होंने सारे बकरे काटकर खा लिए। उसमें विजट महाराज के बकरे भी थे, इसलिए कमरो गांव पर विजट महाराज का दोष लग गया और कमरों के तीनों गांव में अकाल पड़ गया। धरती से अनाज उगना बंद हो गया और गांव में भुखमड़ी आ गई। स्थिति में वहां के लोग अनाज लेने इधर उधर चले गए। साहिबू कोदा चोलाई की खोज में नेड़ा आर दूर दराज के गांव में चला गया। तब उसकी भेंट छुरुड़ू खाले में, जो शिलाई के पास पड़ता है, में दुर्गु देवे से हो गई। दुर्गु साहिबू को पहचान लिया कि यही वह शख्स है जिसने मेरे बकरा लूटे थे और मेरा डांगरा भी इसी के पास है। दुर्गु ने साहिबू से बात बात में डांगरा मांग लिया और फिर उसी डांगरे से साहिबू की गार्डन काट दी और उसके शव को वही डांक में फेंक दिया। उसके शव को वहां गीध कौवे नोचने लगे।
ना कोदा घर आया ना चोलाई, और ना साहिबू और ना ही कमरोनू ने उसका पता किया कि वह कहाँ है। उन्हें अंदेशा हो गया था कि शायद वह दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया। यह था भाग 1। आगे की कहानी भाग 2 में सुने। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह एक सत्य घटना है और इसे हमारे पहाड़ों में लोक गाथा के रूप में गाया जाता है।